मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सुमन संधू, गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज श्री विजयनगर। तो मैं आपको जो आज है जो आपकी क्लास है वो किसकी हिंदी की क्लास है। तो हिंदी की क्लास यानी कि आपका जो टीचिंग सब्जेक्ट है हिंदी, उसकी क्लास ले रही हूँ। ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो इसमें जो आपकी क्लास है, इसमें जो मैंने आपको पहले टॉपिक करवाया था, जो अपना टॉपिक अभी चल रहा है वो कौन सा है? श्रवण। श्रवण यानी कि सुनना। तो ये श्रवण होता है हमारा सुनना। तो सुनने के माध्यम से मैंने इसमें आपको क्या करवाया था, जो अपना कौशल है, स्किल है, जो हमारी भाषा शिक्षण है। तो इसमें क्या होती है, इसमें जो हमारी होती है, इसमें क्या चार भाषा शिक्षण का प्रमुख कौशल है। इसमें चार चीजें आती है। सबसे पहले क्या आता है? श्रवण यानी कि किसी चीज को पढ़ना। सबसे पहले श्रवण यानी कि सबसे पहले किसी चीज को सुनना, फिर उसके बाद उसको क्या होता है? पढ़ना, फिर क्या होता है? उसका लेखन, और लास्ट में होता है उस चीज को बोलना। तो ये चारों चीजें किस में आती है? आपके भाषा शिक्षण के कौशल में आती है। तो इसमें मैंने आपको सबसे पहले श्रवण करवाया था। श्रवण का अर्थ करवा दिया, श्रवण की परिभाषा करवा दी, और इसका आगे मैंने आपको करवाया था कि श्रवण कौशल का विकास कैसे किया जाए। तो श्रवण कौशल का विकास मैंने आपको करवा दिया है। जो अब आपका जो आगे वाला टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है कि श्रवण कौशल सिखाने के लिए शैक्षिक सहायक क्रियाएं। कि आपको बच्चे को श्रवण कौशल सिखाना है। उसको कई बच्चों को क्या होता है कि कई बार वो शब्द उच्चारण है जो करते हैं वो सही नहीं कर पाते। तो आप उसको कैसे सिखा सकते हो, कैसे उसकी मदद कर सकते हो, कैसे सहायता कर सकते हो क्लास में, कि बच्चा जो भी शब्द उच्चारण जो भी बोले, वो जो भी बोल रहा है उसको पहले सही तरीके से सुने, और उसके सुनने का जो तरीका है वो कैसा होना चाहिए। कैसे आप उसको सिखाओगे कि बच्चे को कि वो कैसे इस चीज को सीखे, अपने श्रवण जो कौशल स्किल है उसको कैसे सुधारे, अगर उसको सुनाए सही तरीके से सुनाई नहीं देता। तो इसमें जो आपका सबसे पहले है कि विभिन्न स्वरों, विभिन्न स्वर जैसे कैसे होगी? आ, ई, उ, ये वाली सारी चीजें होगी। विभिन्न स्वरों तथा व्यंजन, व्यंजन आपके हो गए कै, खै, गै, टै, डै। तो ये वाले स्वर और व्यंजन कि बच्चा कैसे बोलता है। स्वर जैसे कई बार कहते हैं बच्चे ए या ई या ऊ का सही उच्चारण नहीं कर पाते, तो उसको आपको कैसे सुधार लेना है। फिर उसके बाद जैसे कि बच्चा व्यंजन हो गया कै, खै, गै, टै, डै, इसको भी सही तरीके से उच्चारण नहीं कर पाता, तो उसका कैसे करना है? उच्चारण विधि, उच्चारण विधि बोलता है कैसे? उच्चारण का मात्रा काल, यानी कि क्या करता है, कई बार बच्चा जो मात्रा होती है उसको आगे पीछे लगा के भी क्या करता है, उसमें गड़बड़ कर देता है, शब्द में गड़बड़ कर देता है। उच्चारण स्थान आदि का ज्ञान दिया जाता है कि उसमें जो भी बच्चा बोल रहा है उसमें स्वर व्यंजन है, उसका पहले आप बच्चे के बोलने का तरीका है उसमें सुधार करोगे कि वो ए, आ, ई का सही उच्चारण कर रहा है या नहीं, व्यंजन का सही उच्चारण कर रहा है या नहीं, मात्रा का सही उच्चारण कर रहा है। उच्चारण कैसे? वो उस चीज को वो सुन रहा है सही तरीके से, जैसे आप क्लास में पढ़ा रहे हो तो उसके जो शब्द है जो बोल रहे हो आप, उसके कानों में जो आवाज है उसकी सही तरीके से उन शब्दों के उच्चारण की आवाज है जो आपके उसके शब्दों में कानों में जा रही है या नहीं, इस बात का ध्यान रखोगे। तो उसमें क्या है, जो आपको उसको सिखाओगे स्वर व्यंजन ये सारे शब्द बोलने सिखाओगे, तो तभी क्या करे बच्चे का उसको सही तरीके से सुनेगा। उसके बाद आपका है कि अध्यापक द्वारा सह स्वर, यानी कि अध्यापक शिक्षक खुद सह स्वर यानी कि अपने खुद भावानुकूल वाचन किया जाए। जैसे कि भावानुकूल होता है कि अपने भाव प्रकट करने होते हैं, किसके माध्यम से? कि यथा स्वर कविता, कि कविता कैसे बोलनी है क्लास में बच्चे के सामने। तो कविता का उच्चारण ऐसा करो कि बच्चे का उसमें क्या इंटरेस्ट बढ़े और बच्चा उसको ध्यान से सुने। संवाद, कविता होगी, नाटक हो गया, नाटक जैसे बच्चों को नाटक करके दिखाओ। नाटक में भी क्या होता है, कई बार हेर फेर बदला होता है। उसके बाद संवाद, संवाद होता है कि जैसे कोई अपनी वेशभूषा धारण करके आप बच्चे को करके दिखाते हो, कोई कार्टून बन के दिखाते हो या जोकर बन के दिखाते हो, तो उससे क्या होता है? कहानी आदि का सह स्वर वाचन अथवा कथन किया जाए, यानी कि आप उसको बोल के बताओगे बच्चे को कि ये जो कविता नाटक कहानी है आदि जो करवा रहे हो, तो उसमें क्या होना चाहिए? उनका कथन अथवा सही तरीके से होना चाहिए। उसके बाद आता है तो विभिन्न मनोभावों, जैसे कि मनोभाव अपने भाव भी कोई अपने ऐसे बोले, हर्ष विजय खुशी का टाइम होता है तो बड़े कोई वर्ड आया खुशी वाला,
तो उसको उस हिसाब से उस तरीके से बोलो। अगर कोई क्रोध यानी कि गुस्से में हो तो गुस्से आश्चर्य कि कोई चीज को देख के आश्चर्य तो वैसा शब्द बोलो। घृणा से नफरत, और करुणा जैसे कि रो रहा है बच्चा, रोना कर रहा है, तो इसमें व्यंग्य आदि पर आधारित विषय सामग्री क्या बच्चों को कक्षा में सिखाओ, इन सब चीजों से संबंधित। तो इससे क्या होगा, बच्चे के जो श्रवण यानी कि सुनेगा बच्चे का, वो उसमें इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो इसमें क्या कि जो मनोभाव शिक्षक पैदा करेगा, जैसे हर्ष खुशी वाला हो गया, क्रोध हो गया, हर्ष क्रोध करुणा घृणा होगी, व्यंग्य, ये सारी चीजें क्या करता है, इसके आधार पर आप बच्चे को कक्षा में करवा के खुद करोगे, अपने सहस्वर में करोगे, खुद बोलोगे, तो उससे क्या होगा, बच्चा उस चीज को सुनेगा और उसको अपने उच्चारण में या अपने सुनने में सुधार करेगा। तो ये क्या हो गए थे, 3 आपके पॉइंट थे कि श्रवण कौशल सिखाने के लिए शैक्षिक सहायक कि जो शिक्षक है वो कैसे सहायता कर सकता है बच्चे को उसके श्रवण दोष को सुधारने में, या उसको कैसे करे कि वो अपने श्रवण में या सुनने के तरीके में चेंज कर सके, उसका इंटरेस्ट बन सके क्लास में। तो ये तो था उसका कौशल सिखाने का शैक्षिक। अब क्या है श्रवण के दोष, कि किस कारण से बच्चा नहीं सुन पाता। तो श्रवण दोष में क्या होता है कि जब छात्र किसी व्यक्ति, श्रवण दोष है, ये अब आगे आपका पॉइंट है जो वो है श्रवण दोष, कि सुनने में दोष कब उत्पन्न होता है, जब छात्र क्या करता है कि किसी व्यक्ति या ध्वनि यानी कि आवाज यंत्र द्वारा उच्चारित यानी कि बोला जाता है सार्थक शब्दों को अथवा ध्वनियों का श्रवण करके अर्थ ग्रहण करने में क्या होता है, असमर्थ होता है। कि जैसे कई बार क्या हो जाता है कि बच्चे को क्लास में पढ़ा रहे हैं, कुछ ऐसे शब्द आते हैं कि वो क्या होता है, उसको उन ध्वनि यंत्रों को क्या जैसे आवाज निकल रही है, तो संस्कृति जैसे मैंने बोला है संस्कृति, तो बच्चे को संस्कृति सुनाई नहीं दे रहा, तो वो उससे पूछते तो वो क्या बोलता है, संस्कृत बोल देता है। तो उसमें क्या है, उसकी मात्रा में उसने क्या करा है, इसमें यहाँ पे बदल दिया है, मात्रा को बदल दिया, फेर कर दिया उसमें। तो क्या होता है, कई बार बच्चे का ये किसी व्यक्ति या ध्वनि यंत्र को क्या करता है, वो सही सार्थक शब्दों को सुन नहीं पाता। तो हमने उसे उदाहरण के तौर पर संस्कृति पूछा तो उसको सुनाई दिया संस्कृत। दूसरा शब्द जैसे हो गया वर्णात्मक, तो इसमें क्या 2 वर्ण है, तो लेकिन बच्चा क्या वर्णात्मक बोल रहा है, तो क्या हुआ, उसको सही से सुनाई नहीं दिया, इसलिए उसने ये शब्द बोला है। तो ये क्या हो जाता है, तब उसमें बच्चे में श्रवण दोष पैदा हो जाता है। तो ये क्या होगा उसका श्रवण दोष। तो मैंने आपको इसमें 2 पॉइंट करवाए थे कि श्रवण कौशल सिखाने का शैक्षिक सहायक उपाय और दूसरा है श्रवण दोष। तो अब जो मैं करवाऊंगी वो पहले मैंने आपको दोष करवा दिया था कि श्रवण दोष का कारण क्या है, कि जब छात्र किसी ध्वनि को क्या होता है सही तरीके से किसी व्यक्ति द्वारा उच्चारित किए गए शब्द सही तरीके से सुन नहीं पाता, तब उसमें क्या आ जाता है, श्रवण दोष आ जाता है। तो अब इसके कारण क्या है, तो सबसे पहला कारण श्रवण दोष के कारण जो आपका पॉइंट है वो है श्रवण दोष के कारण। तो कारण में आपका सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है, वो है कि अशांत वातावरण। सबसे पहला कारण है अशांत वातावरण। अशांत वातावरण कैसे हो गया, जैसे कि बच्चा स्वाभाविक रूप से क्या होता है, वातावरण अशांत होने के कारण क्या होता है, स्वाभाविक रूप से श्रवण दोष आ जाता है। उदाहरण के तौर पे बताती हूँ कि बच्चा छात्र जब अपने पास पड़ोस में क्या होता है, कोई आस पड़ोस में जहाँ पे क्या शोरगुल है, जहाँ पे कोई आवाजें आ रही है, वहां पे उसकी क्या क्लास लगती है। तो क्लास लगती है तो जब आवाजें आएंगी तो बच्चे का क्या होगा, ध्यान भटक जाएगा। जो टीचर क्लास में बोल रहा है, जो शिक्षक बोल रहा है, तो बच्चे का उससे ध्यान हटके दूसरी तरफ शोर की तरफ जाएगा। तो ये कब होता है, जब हमारा स्कूल या हमारी क्लास किसी शोरगुल स्थान पर होती है। तो इससे क्या होता है कि क्योंकि उसका ध्यान उस ओर खींच जाता है और उसमें जो पाठ्य विषय वस्तु उसको पढ़ाई जा रही है, उसमें क्या होता है, उस टाइम उसका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता। तो यह सबसे एक बड़ा कारण हो गया अशांत वातावरण। तो दूसरा दोष देखो, श्रवण इंद्रियों में विकार। श्रवण इंद्रियों
में विकार, यानी कि दोष, श्रवण इंद्रियों में विकार। तो जब श्रवण इंद्रियों में विकार होता है तो छात्रों को क्या होता है, सुनने में कठिनाई होती है। वो क्या होता है, वे या तो सुन नहीं पाते अथवा सुनते हैं तो गलत सुनते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है कि शिक्षक के सामने एक विचित्र समस्या आ जाती है कि जब हमारे बच्चा जो श्रवण इंद्रियां यानी उसके कान है, अगर उसको कानों के माध्यम से सही सुनाई नहीं देता तो क्या होता है कि शिक्षक के लिए एक स्थिति ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि वो उसको क्या करे कि विचित्र समस्या उत्पन्न हो जाती है कि छात्र कक्षा में पठित जो पढ़ाया जा रहा है उस विषय वस्तु को सही तरीके से समझ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसकी श्रवण इंद्रियों यानी कि कान में विकार दोष होने के कारण उसको सही सुनाई नहीं दे पाता। तो ये तो था आपका पहला पॉइंट था अशांत वातावरण, दूसरा था श्रवण इंद्रियों में विकार, और तीसरा आपका पॉइंट है ध्यान केंद्रित न होना। यानी कि क्लास में कक्षा में कभी कभी क्या करते हैं छात्र पाठ्य वस्तु की ओर अपना ध्यान जो कि कक्षा में पढ़ाया जा रहा है उस और क्या करते हैं ध्यान नहीं देते। तो उस टाइम क्या होता है, ऐसी दशा में जो पाठ पढ़ाया जा रहा है तो क्या होता है उसका उचित रूप से श्रवण नहीं कर पाते और कक्षा में पढ़ाया हुआ जो भी विषय वस्तु उसको समझ में नहीं आती, क्योंकि बच्चे का उस टाइम क्या होता है क्लास में ध्यान नहीं होता है, क्लास के बाहर कहीं और होता है। तो ये क्या हो गया, तीसरा दोष हो गया कि ध्यान केंद्रित न होना। अब चौथा दोष है पढ़ने में अरुचि, पढ़ने में अरुचि। चौथा कारण हो गया पढ़ने में अरुचि। तो कई बार क्या होता है कुछ छात्र पढ़ने में कम रुचि लेते हैं और कभी कभी छात्रों के समक्ष ऐसी आकस्मिक परिस्थितियां आ जाती हैं जिससे कि उनका ध्यान उस ओर नहीं पड़ता। परिणाम स्वरूप कक्षा का जो परिणाम स्वरूप ऐसे छात्र कक्षा में तो आते हैं लेकिन जो विषय वस्तु पढ़ाई जाती है उसका श्रवण करने यानी कि उसको सुनने का प्रयास नहीं करते। कई बार क्या होता है कि बच्चे का ध्यान क्लास में या नहीं होता तो उसमें क्या होती है ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, घर परिवार या समाज या विद्यालय में कुछ ऐसी परिस्थितियां उसके अनुकूल पैदा हो जाती है कि बच्चा जो पढ़ रहा है उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा, जो कक्षा में पढ़ाया जा रहा है उसकी ओर ध्यान नहीं देता। तो इससे क्या उसकी कक्षा में अरुचि उत्पन्न हो जाती है। तो इसके साथ आपका पांचवा पॉइंट है इसमें कि पाठ्य वस्तु की कैलिष्ठता, यानी कि जो शब्द लिखे गए हैं वो शब्द क्या होते हैं उसमें किसी प्रकार का शाब्दिक दोष या कोई गलती रह जाती है, कोई उसमें क्या हो जाती है त्रुटि पैदा हो जाती है। जो शब्द लिखे होते हैं, जो पाठ्य वस्तु होती है आपकी जो बुक होती है, तो उसमें क्या होता है कि कई बार बच्चा क्या होता है उस अक्षर को सही तरीके से नहीं पढ़ पाता। जैसे कि उदाहरण के तौर पे बता दूं कि उसको संस्कृति नहीं पढ़ना आता, तो वो क्या होता है कि बच्चे को जब वो संस्कृति बोलना ही नहीं आता तो वो क्या होता है उस टाइम उस शब्द को छोड़ के आगे बढ़ जाता है। तो उसमें क्या होता है कि उस टाइम बच्चे में जो पढ़ने की उस तरफ अपना जो ध्यान है वह नहीं दे पाता और कई बार शब्दों में क्या होता है उच्चारण जन की कोई दोष आ जाता है तो भी बच्चा क्या करता है उसका उच्चारण सही तरीके से या तो सुन नहीं पाता या बोल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि जब किसी शब्द में क्लिष्टता या विकारता आ जाती है। तो इसके साथ आगे वाला पॉइंट है आपका एक साथ दो काम, एक साथ दो काम। यानी कि कक्षा में शिक्षक क्या करता है, बच्चे जब कक्षा में शिक्षक बोलता है बच्चे को बोलता है कि जब कोई विषय वस्तु पढ़ा रहा है उस टाइम क्या कहता है कि आप लिखने का काम भी साथ साथ करो। एक साथ जब बच्चे को कोई लेसन पढ़ा रहे हो, आप समझा रहे हो, समझाने के साथ साथ आप बोलते हो कि आप इसको लिखो भी साथ के साथ,
तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए, एक साथ दो काम नहीं करवाने चाहिए बच्चे से। तो उससे क्या होता है कि बच्चा सुनता कुछ और है, लिखता कुछ और है, तो भी क्या होता है उसमें विकार उत्पन्न हो जाता है। जब लिखने का कार्य, एक सुनने का कार्य और लिखने का कार्य, जब दो कार्य एक साथ दिए जाते हैं। तो उसके बाद आपका 7वां पॉइंट है मौखिक कार्य का अभाव। मौखिक कार्य का अभाव। मौखिक कार्य का अभाव यानी कि बच्चे से कई बार होता है कि शिक्षक क्लास में पढ़वाते नहीं है बच्चों से। कई बार होता है कि जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं सिर्फ उसी से क्लास में क्या होती है बुक की रीडिंग, पुस्तक की रीडिंग लगवाई जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बच्चे से, जिस बच्चे को नहीं आता हो उससे, बल्कि उससे ज्यादा आप मौखिक उच्चारण करवाओ। तो ये शिक्षक का फर्ज बनता है कि जिस बच्चे को पढ़ना नहीं आता उस बच्चे से ज्यादा पढ़वाओ क्लास में। तो इससे क्या होता है कि कई बार जो शब्द बच्चा सही उच्चारण या उसको सुन नहीं पाता या बोल नहीं पाता, तो उसमें जो अशुद्धियां होती हैं वो शिक्षक का फर्ज बनता है कि उन अशुद्धियों को निकाले। तो क्या होता है मौखिक कार्य का अभाव। उसके बाद आपका आगे वाला 8वां पॉइंट है शिक्षकों में रुचि का अभाव। 7वां है शिक्षकों में रुचि का अभाव। यानी कि शिक्षकों का रुचि में अभाव कि हिंदी शिक्षण में कुछ शिक्षक स्वयं रुचि नहीं लेते। कक्षा में कुछ शिक्षक आदर्श पठन स्वयं प्रभावपूर्ण ढंग से नहीं प्रस्तुत कर पाते। आदर्श वाचन यानी कि खुद नहीं बोल पाते। कई बार वाले जो हिंदी शिक्षण के टीचर हैं या शिक्षक हैं वो क्या करते हैं कि वो खुद या तो आदर्श वाचन या तो पढ़ाते नहीं है, खुद पढ़ते नहीं है क्लास में, अगर पढ़ाते हैं तो उसको पूरा रुचिकर नहीं बनाते। तो ये शिक्षक का फर्ज बनता है कि वो उसको सहस्वर यानी कि उसमें खुद इंटरेस्ट प्राप्त ले, तो तभी क्या करेगा वो बच्चे को सही तरीके से पढ़ाएगा। उसके बाद आपका आगे 9वां पॉइंट है कक्षा में कठोर 8वां पॉइंट है मौखिक कार्य हो गया, शिक्षकों की रुचि का अभाव हो गया। आगे 9वां पॉइंट आपका है कि शिक्षकों का कक्षा में कठोर नियंत्रण। कक्षा में कठोर नियंत्रण। यानी कि कई बार कक्षा में क्या कठोर नियंत्रण की स्थिति शिक्षक उत्पन्न कर देते हैं ताकि बच्चा क्लास में चुपचाप बैठा रहे, कुछ बोले नहीं। अगर उस पर कठोर नियंत्रण कर दिया जाता है तो कक्षा जब बच्चा किसी शब्द को पूछना चाहता है टीचर से, शिक्षक से, तो वो क्या होता है डर के मारे उस शब्द को पूछ नहीं पाता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कक्षा में कठोर नियंत्रण नहीं होना चाहिए। तो इसको जैसे मैंने आपको करवाए हैं, पहला इसके श्रवण दोष के कारण बताए हैं। टोटल 8 कारण हैं। पहला कारण है अशांत वातावरण। अशांत वातावरण यानी कि आपका स्कूल है या कोई संस्था है वो कहीं शोरगुल स्थान पे है, तो वहां पे क्या होता है बच्चे का ध्यान शोर की तरफ चला जाता है, आवाजों की तरफ चला जाता है, तो वो सही से सुन नहीं पाता। दूसरा है श्रवण इंद्रियों में विकार, यानी कि उनकी जो श्रवण इंद्रियां कान है वो उसमें क्या होता है विकार उत्पन्न हो जाता है, तो उस कारण से बच्चा नहीं सुन पाता। उसके बाद है ध्यान केंद्रित नहीं होना, कि बच्चे का जो क्लास में विषय वस्तु पढ़ाई जा रही है उस तरफ ध्यान न देकर क्लास के बाहर ध्यान होना। उसके बाद है पढ़ने में अरुचि। कई बच्चों का होता है कि पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होता, वे कम रुचि लेते हैं क्योंकि वो कुछ ऐसी परिस्थितियां उसके सामने आ जाती हैं कक्षा के बाहर या उसके घर परिवार में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिसके कारण कि बच्चे की का जो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं बनता। उसके बाद पाठ्य वस्तु में क्लिष्टता की जो आपकी विषय सामग्री है उसमें कई बार शब्दों में क्लिष्टता उत्पन्न हो जाती है, शुद्धियां पैदा हो जाती है, जिससे भी क्या होता है बच्चा उस चीज को नहीं सुन पाता। उसके बाद है एक साथ दो कार्य, जैसे कि कक्षा में शिक्षक बोल रहा है और साथ में बच्चों को कह रहा है कि आप लिखो। सुनने के साथ साथ लिखने का काम जब दो कार्य एक साथ किए जाते हैं तब भी क्या होता है बच्चे को सुनाई न तो बच्चा ढंग से लिख पाता है और न ही सुन पाता है। उसके बाद आपका 7वां पॉइंट है मौखिक कार्य का अभाव,
यानी कि बच्चे को क्लास में पढ़वाया नहीं जाता। उसके बाद आपका 8वां पॉइंट है शिक्षकों में रुचि का अभाव, यानी कि हिंदी शिक्षक कई ऐसे होते हैं जिनका भी खुद का अपने विषय में इंटरेस्ट नहीं होता है। खुद का इंटरेस्ट नहीं है तो आप क्या करें, बच्चे को भी आगे नहीं पढ़ा पाओगे। फिर है कक्षा में कठोर नियंत्रण, यानी कि कक्षा में जब कठोर नियंत्रण होता है कि क्लास में बच्चे चुपचाप बैठे रहें, किसी प्रकार का कोई शोरगुल न करे और न कुछ पढ़े सिर्फ बैठे रहें, तो ऐसे में क्या होता है, बच्चा डर के मारे क्लास में बैठा रहता है और कठिन शब्द अपने शिक्षक से नहीं पूछता। तो ये हो गए आपके श्रवण दोष के कारण। आया था श्रवण दोष कि इसके दोष, श्रवण दोष के कारण। अब क्या है, श्रवण दोष का निवारण कैसे करना है। तो अब श्रवण दोष का निवारण, श्रवण दोष का निवारण। तो पहला निवारण है इसमें आपका कि शांत वातावरण की व्यवस्था, शांत वातावरण की व्यवस्था, यानी कि आपका जो भी स्कूल कॉलेज या आपकी कक्षा यहाँ पे लगती हो, वहां का क्या हो, जो वातावरण हो बिल्कुल शांत न हो, किसी प्रकार का कोई शोर न हो। उसके बाद दूसरा पॉइंट है आपका श्रवण इंद्रियों के विकारों का उपचार, श्रवण इंद्रियों के विकारों का उपचार, यानी कि शिक्षक का यह फर्ज बनता है कि वह अपने कक्षा में जैसे छात्र है तो उसके किसी प्रकार का अगर उसकी श्रवण इंद्रियों में विकार है, उसको सुन नहीं, सही तरीके से सुन नहीं पाता, तो उसके अभिभावकों को क्या करे, सूचित करे कि इसको सही सुनाई नहीं देता, इसकी श्रवण इंद्रियों का जो है इसका जांच करवाई जाए, उसके समुचित उपचार करवाया जाए। उसके बाद है कक्षा में ध्यान केंद्रित करना। तीसरा है कक्षा में ध्यान केंद्रित करना, कक्षा में ध्यान केंद्रित करना, यानी कि जो भी आप कक्षा में कोई भी सब्जेक्ट या कोई टॉपिक शुरू करवा रहे हो तो उसमें आप क्या करोगे, बच्चे से पहले कुछ क्वेश्चन पुट करोगे, उससे यानी कि कुछ प्रश्न पूछोगे, उसके सामने कोई प्रस्तावना रखोगे कि जैसे आप उदाहरण के तौर पे बता रही हूँ कि आप पृथ्वी पढ़ा रहे हो बच्चों को, तो पृथ्वी के बारे में आप पूछोगे कि बच्चों हम किस पे रह रहे हैं, तो बच्चे आपको बोलेंगे कि हम पृथ्वी पे रह रहे हैं, तो फिर पृथ्वी के बारे में आप उसको बताओगे। फिर उसके बाद क्या होता है, जो बच्चे का ध्यान होता है उस प्रकरण की तरफ हो जाता है, और जो आप करोगे, जो भी करवाओगे उसको क्या पृथ्वी बना के बोर्ड पे उसके ऊपर आकर्षक रूप से चित्रण करोगे और बच्चों को दिखाओगे लिख के कि ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे पानी, यहाँ पे चंद्रमा। तो इससे क्या होता है, बच्चे का उस पाठ की तरफ ध्यान केंद्रित हो जाता है। तो इसमें क्या है कि आप बच्चे का ध्यान केंद्रित करने के लिए जो आपने बाद में, उसके बाद जैसे आपने पृथ्वी के बारे में पढ़ाया, फिर आकाशिक चित्र, उसके बाद आपने जो लेसन पहले पढ़ाया था उसके बारे में भी क्या करोगे, आप बच्चों से कुछ प्रश्न पूछोगे या उनको बताओगे, तो भी क्या होता है, बच्चे का ध्यान उस तरफ केंद्रित हो जाता है। फिर है रुचि का विकास। चौथा पॉइंट आपका है रुचि का विकास, रुचि का विकास। तो इसमें क्या होता है कि रुचि का विकास की कुछ विषय वस्तु पढ़ाने से पूर्व क्या होता है, शिक्षक को उस विषय वस्तु को जानने की क्या होनी चाहिए, छात्रों में उत्सुकता या जागृत या रुचि उत्पन्न करनी चाहिए लेसन शुरू करने से पहले, कि उससे उस बच्चे का ध्यान उस लेसन की तरफ या उस पाठ की तरफ केंद्रित हो जाए। उसके बाद है आपका 5वां पॉइंट है क्लिष्ट
क्लिष्ट पाठ्य वस्तु, क्लिष्ट पाठ्य वस्तु को रोचक बनाना, क्लिष्ट पाठ्य वस्तु को क्या है, आपको रोचक बनाना है कि जो क्लिष्ट पाठ्य वस्तु उसको रोचक बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए विभिन्न प्रविधियों और उक्तियों का क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, जिससे यथासंभव श्रव्य और दृश्य साधनों का प्रयोग किया जा सके। उसके बाद आपका 9वां पॉइंट है एक समय में एक ही काम। आगे छठा पॉइंट है एक समय में एक ही काम, कि जैसे आप बच्चे को करवा रहे हो, एक टाइम में एक ही काम करवा रहे हो। हिंदी शिक्षण में यह बहुत आवश्यक है कि एक समय में एक ही कार्य दिया जाए। जैसे मौखिक कार्य के समय लिखित कार्य छात्रों को नहीं दिया जाना चाहिए। जैसे अगर मौखिक कार्य करवा रहे हो तो सिर्फ मौखिक कार्य करवाओ, अगर लिखित यानी कि सुलेख वगैरह करवा रहे हो तो वो इस टाइम एक ही लेख लिखवाओ। उसके बाद आगे आपका 7वां पॉइंट है आपका मौखिक कार्य को प्रोत्साहन, मौखिक कार्य को प्रोत्साहन यानी कि उसका महत्व बढ़ाया जाए मौखिक कार्य के। जैसे कि बच्चों को कुछ शब्द लिखने के लिए और राइटिंग सुधार यानी उनके लेखन में सुधार करने के लिए कुछ शब्द दिए जाएं, उनका उस तरफ क्या प्रोत्साहन बढ़ाना चाहिए शिक्षक को। उसके बाद आपका 8वां पॉइंट है आपका शिक्षकों द्वारा हिंदी शिक्षण में रुचि लेना, शिक्षकों द्वारा हिंदी शिक्षण में रुचि लेना। जो हिंदी शिक्षक हैं यानी कि हिंदी के टीचर हैं उनको उसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। उसके बाद है कक्षा में स्वस्थ नियंत्रण। 9वां पॉइंट है कक्षा में स्वस्थ नियंत्रण, यानी कि जो आप कंट्रोल कर रहे हो वो कंट्रोल एक अवधि तक होना चाहिए, जिससे कि बच्चा आपसे डरे नहीं, जो पूछना चाहता है वो पूछे। तो ये क्या हो गया आपके श्रवण दोष के निवारण। तो मैंने आपको आज क्लास में करवाया है कि जो आपका श्रवण दोष यानी कि सुनने से संबंधित दोष है, उसमें शैक्षिक सहायक क्रियाएं करवाई थी, उनका श्रवण दोष का कारण क्या था और श्रवण दोष कैसे पैदा होता है, श्रवण दोष का कारण और निवारण। इसी के साथ आज की क्लास यही खत्म होती है। आगे मिलते हैं आगे वाली क्लास में। धन्यवाद।